आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह लग्न और नवमांश में किन राशियों में गया है, इन दो ग्रहों के प्रभाव से आपके जीवन में विशेष सकारात्मक प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। और उसके लिए आपको कोई बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस एक आसान तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से आप देख सकते हैं, किन स्थितियों को आपको देखना है। सबसे पहली बात का आप विचार कीजिए, आपकी लग्न कुंडली में कोई न कोई ग्रह किसी न किसी राशि में बैठा होगा। वही ग्रह नवमांश में भी किसी न किसी राशि में गया होगा। अब जिस ग्रह की राशि में गया है, उससे जुड़ा सूत्र मैं आपको आज बताने वाला हूँ। और ये सूत्र कहाँ से बता रहा हूँ, इसकी जानकारी भी मैं आपको देता हूँ और इसका उपयोग कैसे करना है, इन सभी की बात मैं आपको बताऊंगा। तो उसके लिए आप वीडियो के साथ बने रहे। आइए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है नवमांश से जुड़ी एक और नई वीडियो। इस नई वीडियो में मैं जानकारी आपको कुछ नई देने वाला हूं। हो सकता है आपने पहले अन्य के मुख से भी न सुनी हो, लेकिन इसका उपयोग करने पर ग्रहों के विशेष प्रभाव कब प्राप्त होंगे इसका पता लगाया जा सकता है। किस ग्रह का प्रभाव आपको किस समय पर मिलेगा, इसका पता लगाया जा सकता है। और उसके लिए कोई बहुत जोड़ घटाव गुना भाग आपको करना नहीं है, बस अपनी कुंडली सामने रखना और कुंडली आपको देखना है। तो अब मैं आपको बस सीधे सूत्र बताता हूं। पहले आप इस सूत्र को देखिए, मैं जो आपको बता रहा हूं ये वो श्लोक है। ये है देव केरलम, एक किताब है। इस किताब में नवमांश से जुड़ी वैसे बहुत अलग अलग तकनीकों का उपयोग किया गया है। समय के निर्धारण के लिए, ग्रहों के प्रभाव को देखने के लिए, ग्रहों का प्रभाव किस समय मिलेगा ये जानने के लिए अलग अलग तरीकों को बताया गया है। अब वो तरीके, उनमें से जो ज्यादा उपयोगी महत्वपूर्ण है वो मैं आपके समक्ष एक एक करके लेकर के आऊंगा। लेकिन एक बार आप इस श्लोक को देखिए, क्या कहता है कि मेषे चापांगशे शुक्रे। अब मेष मतलब मेष राशि, चापा चाप मतलब बोलते धनु राशि को, और चापांश मतलब चाप के नवमांश में, मतलब धनु राशि के नवमांश में। यानी कहने की बात यहाँ पर यह है पहली तीन शब्दों में कि मेष राशि के मतलब मेष राशि में शुक्र बैठा है लग्न कुंडली में, और नवमांश में चले गया धनु राशि में, चाप में चले गया, मतलब धनु में चले गया। तो शुक्र अगर चले जाए तो ऐसा व्यक्ति कुलीरे च प्रजायते, अपने कुल खानदान में एक प्रतिष्ठित होता है या एक बड़ा नाम हासिल करता है। जीवे कुजयते काले, बहुत सालों तक जीता है, मतलब बहुत लंबे समय जीवित रहता है, मतलब दीर्घायु होता है। आसान शब्दों में कहे तो बहुवित्तयुत सुखी, मतलब धन आदि से भी सुखी होता है। तो सिर्फ किससे कहा ये कहा मेष राशि के शुक्र जो नवमांश में धनु में जा रहे हैं उससे कहा। अब इसके दो कारण हैं और इसके आगे और क्या बातें समझाई गई है और कब इसका प्रभाव मिलेगा उससे जुड़ी क्या बात है वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आपको मैंने एक पिछली वीडियो दी थी जो कि पुष्कर नवमांश के विषय से जुड़ी थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कौन सा ग्रह किस समय शुभ और कौन सा ग्रह शुभ प्रभाव देगा। तो पुष्कर नवमांश में क्या कहा था कि 1, 5, 9 नंबर पर बैठा ग्रह अगर नवमांश में 7 या 9 नंबर पर चला जाए तो वो शुभ प्रभाव उसके बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर मेष का ग्रह, मतलब 1 नंबर का ग्रह नवमांश में 9 नंबर पर चला गया, यानी पुष्कर नवमांश में चला गया। तो ऐसा ग्रह आपको विशेष सकारात्मक प्रभाव देने का काम करेगा। ऐसे ग्रह के जो सकारात्मक फल है वो आपको जीवन में प्राप्त होंगे। अब ये तो बात उससे निकल के आ गई थी हमारे सामने, लेकिन यहाँ पर इसे समझाते हुए और कहा कि मान लो कुंडली कर्क लग्न की है, कर्क लग्न में शुक्र जो है दशम भाव में बैठा है और यही शुक्र नवमांश में चले गया धनु राशि में। तो ऐसे व्यक्ति को सुख संसाधन अधिक मात्रा में मिलेंगे, लेकिन समय की जब चर्चा करें कि किस समय मिलेंगे तो उसके लिए एक बात कही गई कि लग्न कुंडली में शुक्र किसकी राशि में बैठा है, तो मंगल की राशि में बैठा है। नवमांश में शुक्र किसकी राशि में बैठा है, तो आप देखते हैं कि नवमांश में शुक्र गुरु की राशि में बैठा है। यानी दो कौन कौन से ग्रह निकल के आए, मंगल और शुक्र। अब मंगल और शुक्र जो दो ग्रह निकल कर आए, कहा गया कि जब गोचर में ये दोनों ग्रह साथ में युति कर लेंगे, यानी गोचर में इन दोनों ग्रहों का साथ में कनेक्शन बन जाएगा, उस समय पर व्यक्ति को धन की प्राप्ति होगी। अब ये दोनों ग्रह जो है पूरी तरीके से मित्र भी है। आप जानते हैं कि शुक्र पुष्कर नवमांश में गया, उससे शुभ हो गया। ऊपर से
जिनकी राशियों में गया है, एक तरफ मंगल की, दूसरी तरफ गुरु की, दोनों ही राशि में ये मंगल जो है और गुरु जो है दोनों आपस में मित्र होते हैं। तो मित्र ग्रह यानी इसका प्रभाव जो मिलेगा ये व्यक्ति को शुभ ज्यादा मिलेगा। मतलब ग्रह लग्न में जिसकी राशि में है, नवमांश में उसकी खुद की राशि में या उसके मित्र की राशि में चला जाएगा तो व्यक्ति को शुभ फल की प्राप्ति होगी। और आपके मन में प्रश्न आएगा कि मान लो जैसे मैंने यहाँ कहा कि मंगल की राशि मेष में बैठा है, नवमांश में भी मेष राशि में बैठ जाता, यानी नवमांश के अंदर भी सेम राशि में वर्गोत्तम हो जाता, तो ये एक ही ग्रह निकल के आता। फिर किस ग्रह को देखते? तो मैं आपको यहाँ कहूंगा कि ऐसी स्थिति में श्लोक कहता है कि आपको कोई दो ग्रह को नहीं, क्योंकि एक ही ग्रह निकल के आया आपको, तो ये जो ग्रह निकला है ये गोचर में उस ग्रह के ऊपर आ जाए। जैसे मेष राशि में शुक्र बैठा और मान लो नवमांश में भी शुक्र मेष राशि में है, तो या तो यहाँ पर मंगल जो है जो मेष राशि का स्वामी है ये मेष राशि के ऊपर से गोचर करे, उस समय पर व्यक्ति को लाभ होगा, या गुरु का गोचर मेष राशि पर से होगा तब व्यक्ति को लाभ होगा, ऐसा श्लोक मिलता है। तो ये बातों का आपको विचार करना है। आप किसी भी कुंडली पर ये बात देखिए कि लग्न में कोई ग्रह किसकी राशि में है, नवमांश में किसकी राशि में है। अब आपके मन में एक प्रश्न आएगा, चंद्रमा, मान लो कोई ग्रह चंद्रमा की राशि में लग्न में है और नवमांश में किसी और की राशि में चले गया, मान लो गुरु की राशि में चले गया, तो चंद्रमा और गुरु दो ग्रह निकल के आए। अब आपने कहा कि इन दो की युति बने गोचर में, तो चंद्रमा और गुरु की युति तो हर महीने बनेगी, तो क्या व्यक्ति को हर महीने लाभ होगा? तो यहाँ पर मैं बस आपको यही बात कहूंगा कि चूंकि चंद्रमा हर दिन परिवर्तन करने वाला ग्रह है, हर दिन नक्षत्र बदलता है, हर 2 दिन में राशि बदलता है, तो ऐसे में हर 27 दिन में उसकी युति बन जाएंगी, तो हर व्यक्ति को 27 दिन में लाभ हो जाए वो जरूरी नहीं है। इसके लिए एक बात क्या देखना पड़ेगी कि अगर व्यक्ति को गुरु का, जैसे गोचर मैंने कहा, तो गुरु यहाँ देरी से चलते हैं, तो गुरु का जो गोचर है वो उस ग्रह के ऊपर से आ जाए जो इस राशि में है, कर्क राशि में बैठा है लग्न कुंडली के अंदर, तो गुरु का गोचर या तो इसके ऊपर से आ जाए तो व्यक्ति को लाभ मिलेगा, और उस समय अगर युति बनेगी तो विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। मतलब गुरु का गोचर कर्क राशि से हुआ और चंद्रमा भी उसी कर्क राशि में आ गया, तो जब ये दोनों की युति गोचर में बनेगी तब लाभ होगा। मान लो चंद्रमा की राशि में लग्न में है और नवमांश में भी चंद्रमा की राशि में है, तो ऐसी स्थिति में मैं आपको बोलूंगा कि चंद्रमा तो हर महीने आ जाएगा उसी राशि में, लेकिन यहाँ पर आपको गुरु का ही विचार करना है फिर कि गुरु उस राशि में आ जाए। जैसे कर्क में कोई ग्रह बैठा है तो कर्क में कोई ग्रह आ जाए, कर्क में गुरु आ जाए गोचर करता हुआ, तो व्यक्ति को लाभ मिलेगा। तो ये केवल चंद्रमा के विषय में इस बात का ध्यान रखना रहेगा कि वहां पर गुरु का महत्व बढ़ जाएगा, क्योंकि या दूसरा जो ग्रह रहे, मान लो चंद्रमा की राशि में लग्न में है, नवमांश में शनि की राशि में चला गया, तो यहाँ शनि का बल बढ़ जाएगा कि शनि जब गोचर में उस राशि में आ जाए तो फल ज्यादा मिलेंगे। इस बात का आपको विचार करना। अब यहाँ तो क्या था, यहाँ शुक्र जैसा ग्रह था, एक शुभ ग्रह, कर्क लग्न के अंदर लाभ भाव का और सुख भाव का स्वामी ग्रह, जब पुष्कर नवमांश में गया, ऊपर से जब मंगल और गुरु की युति बनी तो उन्हें धन दिया। मान लो यही कोई और ग्रह हो, जैसे आपने देखा कि आपकी कुंडली के लग्न का और पंचम भाव का आपने कनेक्शन देख लिया कि कुंडली में बन रहा है, या आपने देखा कि लग्न का स्वामी लग्न कुंडली में पंचम भाव में बैठा है और नवमांश के अंदर किसी और अच्छे ग्रह या किसी और अच्छे मित्र ग्रह की राशि में चले गया, तो इससे क्या होगा कि जब ये दो ग्रह नवमांश में मिलेंगे तो वो लग्नेश को एक्टिवेट करेंगे, तो जब दोनों ग्रहों की युति गोचर में बन जाएंगी तो लग्नेश एक्टिवेट हो जाएगा। अब लग्नेश एक्टिवेट होगा तो व्यक्ति को जीवन काल में सुख सुविधा संपन्नता देने का ये काम करेगा। तो आपको बस इतना करना है कि आपकी कुंडली में ये देखना है कि आखिर कौन से ग्रह लग्न में, किस राशि में ग्रह कौन सी राशि में है और नवमांश में कौन सी राशि में है, किस भाव का स्वामी। जैसे मान लो अष्टम भाव का विचार भी कर सकते हैं इसके अंदर। अष्टम भाव का स्वामी आपकी कुंडली के अंदर हम मान लेते हैं कि लग्न में बैठा है वृषभ राशि के अंदर, किसी भी राशि में हो, लेकिन अष्टम का स्वामी वृषभ राशि में बैठा है, किसी भाव में भी हो। अब वृषभ में बैठा है, अब यही शुक्र जो है ये नवमांश के अंदर चला गया। मान लीजिए हम एक उदाहरण मान रहे हैं, तो उदाहरण के लिए मान लेते हैं कुंभ राशि में चला गया। अब वृषभ का जो ग्रह था वो नवमांश में कुंभ में चला गया, तो यहाँ पर शुक्र की राशि और वहां पर शनि की राशि, तो शुक्र और शनि जब ये दो ग्रह गोचर में साथ में आ जाए, या इन दो का गोचर वृषभ राशि से हो जाए या गुरु का गोचर वृषभ राशि से हो जाए, इस समय पर अष्टमेश के प्रभाव मिलेंगे। अब अष्टमेश के प्रभाव क्या पूरी तरह शुभ होते हैं? तो आप कहेंगे नहीं, जरूरी नहीं है, अष्टमेश के प्रभाव तो नेगेटिव भी होते हैं। तो जब ये दोनों ग्रह की साथ में युति होंगी तो उस समय अष्टमेश एक्टिवेट हो रहा है, इसलिए व्यक्ति को नुकसान हो सकता है, व्यक्ति को कोई चोट चपेट लग सकती है, कोई ऑपरेशन हो सकता है, किसी प्रकार का बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, किसी प्रकार का बड़ा कोई परिवर्तन हो सकता है।
इत्यादि बातें जो अष्टम भाव से जुड़ी हुई है वो आपको यहाँ पर लागू करना होंगी। तो उम्मीद है आप समझ रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूं। और यही बात भाग्य भाव पर लागू कर सकते हैं कि आपका भाग्य किस समय साथ देगा। तो आपने देखा कि भाग्य भाव का स्वामी यानी आपका नवम भाव का स्वामी कुंडली में किसी भाव में भी बैठा हो, यानी आपने देखा नवम का स्वामी मान लो ये बैठा है आपके 9 नंबर पर। अब आपने देखा कि लग्न कुंडली में जो आपका भाग्य का स्वामी है वो 9 नंबर पर बैठा है। नवमांश में आपने देखा कि यही ग्रह 3 नंबर पर बैठा है। तो 9 नंबर का स्वामी गुरु और 3 नंबर का स्वामी बुध। अब ये दोनों ग्रह जब गोचर में साथ में आ जाएंगे तो व्यक्ति को बड़ा लाभ मिलेगा। अब यहाँ समस्या कब होती है, जैसे मान लो कि किसी व्यक्ति का जैसे जो भाग्य का स्वामी है 9 नंबर पर चला गया, ठीक है, जो नवमांश में गया तो वो 10 नंबर पर चला गया। अब लग्न में 9 में और मतलब दशमांश के अंदर आपने बोला 10 में चले गया, मान लो, ये तो उदाहरण है, हो नहीं सकता ऐसा, लेकिन मैं बोल रहा हूं आपको कि मान लो चला गया, मतलब एक तरफ गुरु की और एक तरफ शनि की राशि। अब दोनों ग्रह गोचर में कई सालों में मिलते हैं, मतलब कई बार 20, 25, 30 सालों के बाद, 35 सालों के बाद जाकर के दोनों की युति मजबूती से बन पाती है और अच्छे भाव में अच्छी स्थिति में बने तो उसके लिए तो पूरा जीवन निकल जाएगा व्यक्ति का। तो ऐसी स्थितियों के अंदर क्या होता है कि व्यक्ति को जो उस ग्रह का प्रभाव है गोचर के अनुसार कम एक्टिवेट होकर मिल पाता है। हाँ, यहाँ पर फिर आप गुरु वाला सूत्र लागू करेंगे कि गुरु धनु में आ जाए या मकर में आ जाए तो उस ग्रह के प्रभाव बढ़ेंगे, जिनमें ग्रह बैठा है उसके प्रभाव बढ़ेंगे कब, जब गुरु का गोचर वहां पर आ जाए तो वो बात है। लेकिन पूरी तरह से जो एक्टिवेशन वाला समय है जब दोनों ग्रहों की युति हो जाए वो तो यहाँ व्यक्ति के साथ में कभी होगा ही नहीं, क्योंकि होगा तो बहुत मतलब मेजर जो समय रहेगा वो निकल के जरूर उसका अच्छा प्रभाव मिलेगा, लेकिन बहुत सालों बाद होगा वैसा प्रभाव। तो व्यक्ति के जीवन में संघर्ष की आप बोलोगे अधिकता रहेगी। जब ऐसा कोई भी ग्रह लग्न में भी गुरु की राशि में है और नवमांश में शनि की राशि में चला गया तो ग्रह को आने में बहुत साल लग जाएंगे। अब जैसे दूसरे कोई ग्रह हुए तो हर 1 साल में 1.5 साल में वो अपनी राशि में उस ग्रह के साथ में युति में आ ही जाएंगे, लेकिन अन्य ग्रह को देखेंगे तो बहुत साल लग जाएंगे। और ये बहुत साल लगने के कारण क्या होगा कि व्यक्ति को जो प्रभाव मिलना चाहिए एक मजबूती वाला वो कम मात्रा में मिल पाएगा, तो व्यक्ति के जीवन में मेहनत अधिक रहेगी। तो ये कुछ छोटे छोटे सूत्र है इससे जुड़े हुए, आप कहेंगे तो इसको किसी अन्य कुंडली में मैं समझा भी दूंगा, लेकिन जो विषय बताया है इस पर आप गौर करिए। आप देखिए कि लग्न कुंडली में कोई ग्रह किसकी राशि में है, नवमांश में किसकी राशि में है, और वो दो ग्रह गोचर में कब साथ में आ रहे हैं, उन दोनों का गोचर में मजबूत असर कब बन रहा है, उसी समय आपकी दशा और अन्य चीजें मजबूत हो गई तो समझिए आपको पूरा प्रभाव उस ग्रह का मिलेगा और सकारात्मकता देखने को मिलेगी। तो ये आज का सूत्र है, आप इसे लागू करिए और बताइए कैसा प्रभाव आपने देखा। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।